हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। और ये वीडियो कवर करने जा रहा है क्लास 10th एडवांस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3। हमने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 का 3.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट किया था और इस वीडियो में हम लोग अभी जा रहे हैं 3.2 के बाद वाले पोर्शन में, यानी एक्सरसाइज 3.3 से पहले का जो पोर्शन है उस वाले में। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 3.2 के बाद सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। ये क्या चीज़ है, हम लोग पहले क्या करेंगे, बुक से जितने भी टॉपिक्स हैं अप टू द एक्सरसाइज 3.3 हम इनको अच्छे से देखेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम जाएंगे एक्सरसाइज 3.3 में। तो चलिए देखिए कि यहाँ पर जो आपको फर्स्ट टॉपिक दिख रहा है वो क्या है। ये है डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। मतलब इंटीजर मतलब क्या है, कोई भी नंबर प्लस या माइनस कोई भी नंबर, उसको हम लोग कहते हैं इंटीजर। डिविजिबिलिटी मतलब उसका वो डिवाइड होगा, वो इंटीजर डिवाइड होगा, ठीक है। बाय डिवीजन एल्गोरिथम गिवन टू इंटीजर्स a, b बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। z मतलब क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। होयर b नॉट इक्वल टू 0 देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। तो जब हमने डिवीजन एल्गोरिथम किया था पिछले एक्सरसाइज में, तो हमने देखा था कि अगर आपके पास दो नंबर है, दो इंटीजर्स, उनमें से जो b है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको क्या होगा, उनके साथ रिलेटेड दो और इंटीजर्स मिलेंगे q एंड r, और उनके बीच में एक रिलेशन मिलेगा। मतलब वही रिलेशन डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ओके। तो ये जो रिमाइंडर है r, इसका लिमिटेशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर b तक। देखिए r इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब r का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से हमेशा बड़ा रहेगा, लेकिन छोटा नहीं होगा। एंड इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन b। मॉड्यूलस ऑफ b, मॉड्यूलस ऑफ b मतलब किस लिए दिया गया है, क्योंकि वो मॉड्यूलस का मतलब है कि उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, b का एब्सोल्यूट वैल्यू वो हमेशा b से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। 0 से बड़ा हो सकता है या फिर 0 के बराबर हो सकता है r, लेकिन हमेशा b से छोटा रहेगा। सो इफ r इज इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू b इंटू क्यू। अगर r इज इक्वल टू 0 लिख दे तो a का वैल्यू क्या होगा, कभी कभी आता है ना रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू बी क्यू, क्योंकि प्लस 0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड इन दैट केस a इज सेड टू बी डिविजिबल बाई b। तब हम क्या कहेंगे कि a को किसने डिवाइड किया है, b ने डिवाइड किया है, तब जाके हम बोलेंगे। क्योंकि जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तभी तो जाके हम बोलते हैं ना कि एग्जैक्टली डिवाइड हो गया है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल 2 से मैं 4 को डिवाइड करूँ, तो देखिए 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर कितना आया, 0, तब जाके बोलूँगा ना कि 2 ने क्या कर दिया है, 4 को डिवाइड कर दिया है। लेकिन अगर मैं एक ऐसा एग्जांपल लूँ, 2 से मैं आकर 7 को डिवाइड करने का कोशिश करूँ, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर क्या रहेगा, 1, तो तब जाके क्या मैं कह पाऊँगा कि 2 ने 7 को डिवाइड कर दिया है ना, क्योंकि वहाँ पर r इज इक्वल टू कितना है, 1। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा r इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू जो बी क्यू प्लस r होता है, यहाँ पर r के जगह पे हम लोग क्या बिठा देंगे, 0 बिठा देंगे। तो a इज इक्वल टू बी क्यू, a क्या है हमारा डिविडेंड क्या है 4, डिवाइज़र क्या है 2, और क्वेश्चन क्या है 2। तो 4 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो 2 है, 2 ने 4 को डिवाइड किया है, यानी b ने a को डिवाइड किया है। यही बात यहाँ पर लिखा गया है, a इज़ डिविजिबल बाई अनदर इंटीजर b, a इज़ डिविजिबल बाई b, ठीक है। ऐसा भी आप कह सकते हो, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि 4 इज़ डिविजिबल बाई 2, या फिर ऐसा कह सकता हूँ 2 डिवाइड्स 4, ओके।
तो यहाँ से एक नया डेफिनेशन आ गया, एन इंटीजर a इज सेड टू बी डिविजिबल बाय अनदर इंटीजर b। आप कह सकते हो कोई एक इंटीजर a इज डिविजिबल बाय अनदर इंटीजर b। कब कह सकते हो, कौन से कंडीशन में? इफ़ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c सच दैट, अगर आपके पास आपको एक तीसरा इंटीजर मिले c, ताकि इनके बीच में कौन सा रिलेशन आए, इस तरह से रिलेशन a इज इक्वल टू बी सी। यहाँ पर q के जगह पर जस्ट रिप्लेस कर दिया गया है c से, ठीक है। देखिए जब भी कोई नंबर एग्जैक्टली डिवाइड होगा आपको ऐसा कुछ मिलेगा ही। जैसे कि मैं अगर 3 से 6 को डिवाइड करूँ तो क्या मिलेगा, 3 2 ज़ा 6 मिलेगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा मेरा 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। देखिए ये हो गया मेरा c, ये हो गया मेरा b और ये हो गया मेरा a इज इक्वल टू बी सी। तो मैं क्या कहूँगा, a इज़ डिविजिबल बाई b। एकदम आसान सा बात है, यहाँ पर उसी को थोड़ा घुमा फिरा के बोला गया है। इन दिस केस वी से दैट b डिवाइड्स a, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं a इज़ डिविजिबल बाई b, ठीक है। हम क्या क्या कह सकते हैं इसको, दो वे में इसको कह सकते हैं। एक कह सकते हैं a इज़ डिविजिबल बाई b, या फिर कह सकते हैं b डिवाइड्स a, ओके, b डिवाइड्स a एंड इट इज़ एक्सप्रेस इन द सिंबल। अच्छा, जब हम कहेंगे कि b डिवाइड्स a, ये बात ध्यान देने वाली बात है, जब हम कहेंगे कि b डिवाइड्स a तब हम इसको ऐसे सिंबल में लिख सकते हैं। ये जो सिंबल है इसका मीनिंग क्या है, b डिवाइड्स a। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सपोज लिख दूँ ये वाला, तो इसका मीनिंग क्या है, c डिवाइड्स d, ओके, ऐसा बोलना है आपको। अगर आपका ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है किसी भी दो इंटीजर्स के लिए, किसी भी एक इंटीजर के लिए, तो तब जाके आप कहोगे कि b डज नॉट डिवाइड्स a, और तब आप क्या करोगे, ऐसा लिखोगे b देकर ऐसा लिखोगे और लिख के बीच में और एक ऐसा लाइन खींच दोगे। इसका मीनिंग होता है कि b डज नॉट डिवाइड्स a, ओके। अभी देखिए यहाँ पर इलस्ट्रेशन दिया गया है, एग्जाम्पल -12 इज़ डिविजिबल बाई 4। कैसे कह सकते हैं कि -12 4 से डिवाइड होता है, क्योंकि -12 को हम लोग जब फैक्टराइज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। -12 इज इक्वल टू 4 इंटू -3। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा a, ये हो गया b और ये हो गया c, हो गया ना, ये a इज इक्वल टू बी सी फॉर्म। तो हम इसको a इज इक्वल टू बी सी फॉर्म में लिख सकते हैं। तब जाके हम कहेंगे कि b डिवाइड्स, मतलब b मतलब 4 डिवाइड्स a मतलब -12। 7 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4, क्योंकि 7 के लिए हम लोग इसको 4 के टर्म्स में नहीं लिख सकते, कभी भी लिख सकते हैं क्या 7 का फैक्टराइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 इंटू 1 7 मिलेगा, 4 तो कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अभी जाते हैं हम यहाँ पर एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिविजिबिलिटी। कुछ प्रॉपर्टीज़ है बेसिक डिविजिबिलिटी का, वो हमें देखना पड़ेगा। नंबर 1, a डिवाइड्स 0, 1 डिवाइड्स a and a also divides itself, means a divides a. Number 2, a divides 1 if and only if a is equal to ±1। मतलब a 1 को डिवाइड करेगा कब, मतलब सिर्फ अगर a का वैल्यू +1 या फिर -1 होता है, ओनली देन। तो इसका प्रूफ देखिए, हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे, लेटर इसको देखिए दो तरीके से करेंगे हम लोग। इसको पहले हम लोग पहले जो दिया गया है उसको पकड़ के करेंगे, इसके बाद उसका कन्वर्स पकड़ के करेंगे, मतलब उल्टा पकड़ के करेंगे, दोनों तरफ से करके देखेंगे कि ये सही है कि नहीं। तो हम लोग पहले पकड़ लेंगे कि a डिवाइड्स 1, ठीक है। हमें पता होता है कि इफ़ b डिवाइड्स a देन हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू ए सी। उसी तरह से इसके साथ अगर कंपेयर करते हैं a डिवाइड्स 1, तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इंटू सी लिख सकते हैं। दिस इज़ पॉसिबल, ये कब पॉसिबल हो पाएगा, 1 इज इक्वल टू ऐसी कब पॉसिबल हो पाएगा, जब a या फिर c में से किसी एक का वैल्यू 1 होगा। देखिए अगर a का वैल्यू या तो +1 हो सकता है या फिर a का वैल्यू -1 हो सकता है, c का वैल्यू +1 हो सकता है और c का वैल्यू -1 हो सकता है। तभी जाके क्या होगा, ये जो a है वो 1 को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता, ठीक है। इनमें से अगर a का वैल्यू +1 होता है या फिर a का वैल्यू -1 होता है, ओनली देन क्या कर पाएगा, a 1 को डिवाइड कर पाएगा। नहीं तो अगर a का वैल्यू अगर 2 3 4 होगा तो कैसे 1 को डिवाइड कर पाएगा, डेट्स नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई a का वैल्यू क्या होगा, +-1। कन्वर्सली अगर उल्टा पकड़ते हैं, सपोज़ ये हमारे पास है ऑलरेडी और हमें दिखाना है कि a डिवाइड्स 1, तो तब जाके क्या करेंगे,
हम लोग लिखेंगे फॉर ए इज इक्वल टू 1, पहले हम लोग ए का पॉजिटिव वैल्यू पकड़ेंगे, ए इज इक्वल टू 1। देखिए 1 के साथ हमेशा क्या रहता है, 1 के साथ आप 1 को मल्टीप्लाई जितना बार चाहे आप कर लो, फिर आंसर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। इसको अगर हम लोग ऐसे लिख दें ए सी इज इक्वल टू बी, दैट मीन्स क्या होगा, देखिए सोचिए आप उसको, ए सी इज इक्वल टू बी, दैट मीन्स बी डिवाइड्स ए। इसका मीनिंग क्या है, बी डिवाइड्स ए। तो बी क्या है 1, ए क्या है 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, 1 डिवाइड्स 1। ओके, अभी क्या करेंगे, ए का वैल्यू हम लोग -1 पकड़ेंगे, तो यहाँ पर भी सेम करेंगे, -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या होगी, -1 डिवाइड्स 1, क्या होता है इसका मीनिंग, -1 डिवाइड्स 1, इसको लिख देंगे। दस इन द आइदर ऑफ द केसेस, हम दोनों में देखते हैं कि a डिवाइड्स 1, ए क्या करता है, देखिए ये जो -1 है, 1 है, किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू है ना, और ये किसको डिवाइड कर रहा है, 1 को डिवाइड कर रहा है ना, तो दैट्स वाई हम लोग लिख सकते हैं a डिवाइड्स 1। नेक्स्ट है इफ a डिवाइड्स b एंड c डिवाइड्स d, देन ac डिवाइड्स bd। हमें ये दिखाना है। तो हम लोग पहले पकड़ेंगे जो दिया गया है उसको, लेट a डिवाइड्स b एंड c डिवाइड्स d। तो देयरफॉर हम लोग क्या पकड़ेंगे कि देयर आर सम इंटीजर आर एन एस। देखिए पहले वाला ये वाला देखिए, a डिवाइड करता है b को, तो b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू ए आर। सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पर c के जगह पर हमने जो पहले c पकड़ा था, सम इंटीजर c, उसको c ना पकड़ के यहाँ पर हम लोग क्या पकड़ रहे हैं, r पकड़ रहे हैं। तो b इज इक्वल टू ए आर, और इसके लिए c डिवाइड्स d, इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू सी एस। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, हमें दिखाना है कि ए सी डिवाइड्स बी टी। पहले हम लोग बी डी को लिखेंगे, बी टी इज इक्वल टू क्या होगा, ए आर इंटू सी एस। ठीक है, ए आर इंटू सी एस, वायर आर एस इज एन इंटीजर। चलिए आप इसको ऐसे सोचिए कि ये है आपका बी, ठीक है, कैपिटल बी, ये है आपका कैपिटल ए, और ये है आपका कैपिटल सी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ऐसे लिख सकते हो कैपिटल बी इज इक्वल टू ए सी, तो इसका मतलब क्या है कि जो ए है वो बी को क्या करता है, डिवाइड करता है। क्या करता है, कैपिटल ए डिवाइड्स बी। तो यहाँ पर ए के पोजीशन में कौन है, ए सी, इसका मतलब है ए सी डिवाइड्स बी डी। ये भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग नंबर 4 में। नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया है, इफ़ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी, देन ए डिवाइड्स सी। अगर ए बी को डिवाइड करता है, बी सी को डिवाइड करता है, देन ए जो है वो सी को डिवाइड करता है। चलिए इसको देखते हैं प्रूफ। जो दिया गया है वही पकड़ेंगे हम लोग, ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी, और इसके लिए दो इंटीजर्स आपको पता है, आर एन एस पकड़ लेना है। तो फर्स्ट वाले केस में जब ए डिवाइड्स बी, तब क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी इज इक्वल टू ए आर, और नेक्स्ट केस में बी डिवाइड्स सी, तो सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी एस। ठीक है, तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए सी इज इक्वल टू बी एस जो है, हाँ उसको पहले लिखेंगे, लिखने के बाद बी के जगह पर ये जो वैल्यू है बी इज इक्वल टू ए आर, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। और अभी क्योंकि आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, आप कहीं भी क्या कर सकते हो, उनका पोजीशन चेंज कर सकते हो, कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए सभी मल्टीप्लाइड है, हम क्या करेंगे, ए को बाहर निकाल देंगे और इसके अंदर ब्रैकेट डाल देंगे, आर और एस के साथ ब्रैकेट डाल देंगे, तो आर और एस अलग से रहेंगे, इसको हम लोग टी पकड़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग सी को क्या लिख पा रहे हैं, ए इंटू टी, सी इज इक्वल टू ए इंटू टी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर b इज इक्वल टू ए सी का मतलब होता है कि a डिवाइड्स b, तो c इज इक्वल टू ए टी का मतलब क्या हुआ, a डिवाइड्स c। तो देयरफॉर लास्ट में जाके क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि a डिवाइड्स c। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। कहा गया है a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a इफ़ एंड ओनली इफ़ a इज इक्वल टू प्लस माइनस b। a b को डिवाइड कर सकता है और b a को डिवाइड कर सकता है ओनली एंड ओनली कब, जब a का वैल्यू b के बराबर होगा, b के प्लस या माइनस वैल्यू के बराबर होगा। तो हम लोग जो क्वेश्चन में है वो पकड़ेंगे, लेट a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a एंड देयर आर सम इंटीजर r एंड s। ठीक है, तो a डिवाइड्स b, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू ए आर, एंड b डिवाइड्स a, इसके लिए क्या लिख सकते हैं,
ए इज इक्वल टू बी एस, ठीक है। और अभी क्या करेंगे, बी इज इक्वल टू ए आर को लिखेंगे और ए के जगह पर बी एस को सब्सटीट्यूट कर देंगे। अभी बी को बाहर निकाल देंगे और अंदर रखेंगे एस आर, ठीक है। देखिए यहाँ पर b इज इक्वल टू हमें बी एस आर मिल रहा है, b इज इक्वल टू बी इंटू एस आर, और बी एस आर जो है वो b के बराबर है। ये कब हो पाएगा, जब एस आर का वैल्यू 1 होगा तभी जाके पॉसिबल हो पाएगा ना, b इंटू वन इज इक्वल टू बी। नहीं तो किस तरह से वो ये टर्म b के बराबर हो जाएगा। दैट्स वाई एस आर इज इक्वल टू 1, ठीक है। r और s दोनों अलग अलग इंटीजर्स है, देयरफॉर एस आर इज इक्वल टू 1 कब होगा। देखिए पहले भी हमने ये चीज़ किया हुआ है कि एस इज इक्वल टू 1 कब होता है, जब a का वैल्यू आइदर 1 + 1 होता है या फिर -1, और c का वैल्यू आइदर +1 होता है या फिर -1। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होने वाला है। एस आर इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब आइदर s का वैल्यू +1 होगा या फिर -1, या फिर r का वैल्यू +1 या फिर -1 होगा, तभी जाके पॉसिबल है। दैट्स वाई s इज इक्वल टू क्या होगा, +-1, और r इज इक्वल टू +-1। अगर हम लोग r का वैल्यू पहले पकड़े, r इज इक्वल टू +-1, तो हमें क्या मिलता है, देखिए b इज इक्वल टू ये देखिए यहाँ पर हम लोग इसको पुट करेंगे, a इज इक्वल टू और b इज इक्वल टू a इंटू +-1। दैट मीन्स b इज इक्वल टू +-a, क्योंकि a 1 ज़ा a हो जाएगा और आगे साइन है +-। तो देखिए प्रूफ हो चुका है ये चीज़। क्या प्रूफ करना था हमें प्रूफ करना था कि a इज़ डिविजिबल बाई b, a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a ओनली व्हेन, कब, जब a का वैल्यू +-b के बराबर हो। तो ये तो प्रूफ हो चुका है, लेकिन इसको कन्वर्सली भी हमें करके देखना होगा। कन्वर्सली मतलब उल्टे दिशा से करके देखना होगा। देखिए हमें क्या मिला कि a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a, कौन से कंडीशन में, जब b का वैल्यू +-a के बराबर होता है, ठीक है। ये तो हमने अभी प्रूफ करके निकाला है। कन्वर्सली में क्या करेंगे, और पहले शुरुआत में ही पकड़ लेंगे कि b इज इक्वल टू +-a है, और लास्ट में जाके दिखाएंगे कि a डिवाइड्स b और b डिवाइड्स a, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखिए कन्वर्सली में क्या किया, पहले पकड़ा है b इज इक्वल टू +-a, हमारे पास ये ऑलरेडी गिवन है। तो इसका मतलब क्या है, b का वैल्यू आइदर +1 +a है या फिर b का वैल्यू -a के बराबर है, ठीक है। बट फ्रॉम, देखिए यहाँ पर पहले ये वाला कंसिडर करेंगे, b इज इक्वल टू a। इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको b इज इक्वल टू a इंटू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि a इंटू 1 वापस घूम के क्या हो जाएगा, a आ जाएगा। या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं b इंटू 1 इज इक्वल टू a, क्योंकि b इंटू 1 करने से फिर से वापस b आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ज़रा ऐसे सोचिए, b इज इक्वल टू a c, ऐसा अगर लिखा होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, a डिवाइड्स b। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए a डिवाइड्स b हो गया, और c किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यहाँ पर भी सेम है, देखिए जो है यहाँ पर a इज इक्वल टू b इंटू 1, ठीक है। इसको ऐसे सोचिए, b इज इक्वल टू a c। यहाँ पर कैपिटल A के जगह पर क्या है, कैपिटल A के जगह पर b है, और a के जगह पर स्मॉल b है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कैपिटल A डिवाइड्स b। दैट मीन्स स्मॉल, ये जो b है ये a को डिवाइड करता है, यहाँ पर जो होता है वो इसको डिवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पर a था, a ने इसको डिवाइड किया था, तो यहाँ पर जो होता है वही डिवाइड करता है, ठीक है। तो b डिवाइड्स a, देखिए ये वाला कंडीशन आ गया ना, यही तो कंडीशन हमें दिखाना था, a डिवाइड्स b, b डिवाइड्स a। अभी दूसरा वाला बाकी है, कब, जब b इज इक्वल टू -a होता है। तो सिमिलरली लिखेंगे फ्रॉम b इज इक्वल टू -a, हम क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू a तो रहेगा a के साथ, और आगे 1 जो होता है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने इंटू 1 लिखा था, यहाँ पर -1 को आगे लिख देंगे। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, a इज इक्वल टू -1 इंटू b, ठीक है। माइनस साइन को हम लोग क्या करेंगे, उस तरफ भेज देंगे b के साथ, तो -1 इंटू b। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो कहा था, यहाँ पर जो रहता है वो इसको डिवाइड करता है, तो a डिवाइड्स b, यहाँ पर जो रहता है वो इसको डिवाइड करता है, तो b डिवाइड्स a। वापस घूम के क्या हो गया, वही कंडीशन हमारा आ गया। दैट मीन्स कन्वर्सली भी ये प्रूफ हो चुका है कि अगर b इज इक्वल टू +-a है तो a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a। अभी चलेंगे हम लोग नंबर 6 में।
6 में क्या कहा गया है देखेंगे, इफ़ ए डिवाइड्स बी एंड बी नॉट इक्वल टू 0 देन मॉड ऑफ ए, यानी मॉड ऑफ ए का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी। ठीक है, अगर ए बी को डिवाइड करता है और बी का वैल्यू अगर 0 के बराबर ना हो, तब जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ए का वो हमेशा बी के एब्सोल्यूट वैल्यू से छोटा रहेगा या फिर बराबर रहेगा, लेकिन ग्रेटर देन नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले जो कंडीशन दिया गया है उसी को पकड़ेंगे, लेट ए डिवाइड्स बी एंड बी नॉट इक्वल टू 0। ए बी को डिवाइड करता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू ए आर लिख सकते हैं। हो यार आर बिलोंग्स टू जेड, आर कोई भी एक इंटीजर है, सी भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और कहा गया है कि बी नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर देखिए बी अगर 0 के बराबर नहीं है तो आर भी क्या नहीं हो सकता, 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि आर के वैल्यू के ऊपर ही क्या होता है, बी का वैल्यू डिपेंड करता है। ठीक है, और इसीलिए जो आर का वैल्यू रहेगा वो कौन से कंडीशन में रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, वो 1 से बड़ा रहेगा या फिर 1 के बराबर रहेगा, लेकिन 1 से छोटा नहीं रहेगा। 1 से छोटा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, दैट्स वाई। तो अभी हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, इसमें मोड लगा देते हैं, मोड ऑफ बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू आर। तो यहाँ पर मोड बी का जो वैल्यू है वो मोड ए से ग्रेटर होगा। कैसे ग्रेटर होगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि मोड बी जो है वो मोड ए के साथ आर टाइम्स ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, मोड आर टाइम्स ज़्यादा है। यहाँ पर ए के साथ आर मोड आर मल्टीप्लाइड है, और आर का वैल्यू क्या है, देखिए आर का वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा है या फिर 1 के बराबर है। दैट्स वाई जब आर का वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, ए 1 ज़ा ए, इसलिए यहाँ पर इक्वल साइन भी दिया गया है नीचे, देखिए कि बी तब क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर आर का मोड ऑफ आर का वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर होता है तो a इंटू आर, सपोज इसका वैल्यू अगर r इज इक्वल टू 2 होगा तो a का वैल्यू b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू आर, मतलब ट्वाइस आर, सॉरी 2 इंटू ए, ट्वाइस ए हो जाएगा। ट्वाइस a इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन a, तो तब हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन साइन लगा देंगे। तो इससे क्या प्रमाणित होता है कि मोड b जो है वो मोड a से ग्रेटर देन या फिर इक्वल रहेगा, तभी जाके क्या होगा, a b को डिवाइड कर सकता है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग 6 के बाद लास्ट वाले में, 7th नंबर में, इफ़ ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी देन ए डिवाइड्स बी एक्स प्लस सी वाई वेयर एक्स एंड वाई आर एनी इंटीजर्स। अगर ए बी को डिवाइड करता है और ए सी को भी डिवाइड करता है, देन हमें दिखाना है कि ए असल में प्रॉपर्टी है, इसमें दिखाना मतलब तो हम तो प्रूव करेंगे बाद में, लेकिन ये ऑलरेडी प्रूव चीज़ें हैं। दैट्स वाई ए अगर बी को डिवाइड करता है और ए अगर सी को डिवाइड करता है, देन ए बी एक्स प्लस सी वाई को भी डिवाइड करता है। तो हम लोग जो दिया गया है कंडीशन उसको पकड़ते हैं, ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड सी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू ए आर, फॉर ए आर क्या है, कोई इंटीजर है, इसको लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू ए एस, एस कोई भी इंटीजर है। ये कैसे लिख रहे हैं हम लोग, बाय अप्लाइंग द डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर। ठीक है, नाउ फॉर एनी इंटीजर एक्स एंड वाई, सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं कोई भी दूसरा इंटीजर एक्स एंड वाई, और यहाँ पर बी एक्स प्लस सी वाई है जो हमें यहाँ पर लिखा गया है बी एक्स प्लस सी वाई, उसको लाते हैं हम बी एक्स प्लस सी वाई। बी के जगह पर हम लोग ए आर लिखेंगे और सी के जगह पर ए एस लिखेंगे। अभी हम लोग ए को बाहर निकाल देंगे, दोनों में से कॉमन लेके, दोनों में कॉमन क्या है, ए है, और अंदर क्या रहेगा, आर एक्स प्लस एस वाई। ठीक है, ये जो आर एक्स प्लस एस वाई है ये क्या है, एक इंटीजर है। तो देखिए बी एक्स प्लस सी वाई को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू दिस, मतलब सोचिए ना, इस तरह से भी तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, मतलब ये कौन से फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। बी के कैपिटल बी के बराबर कौन है, ये वाला, ये पूरा टर्म, और कैपिटल ए स्मॉल ए के बराबर है और कैपिटल सी के बराबर है ये। अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं कि ये वाला इसको डिवाइड करता है, ये वाला इसको डिवाइड करता है, ए डिवाइड्स बी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल ए डिवाइड्स किसको, इसको, बी एक्स प्लस सी वाई। तो ये भी प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, GCD। लेट ए एंड बी बी टू इंटीजर्स। सपोज हमारे पास दो इंटीजर है ए एंड बी, और दूसरा एक इंटीजर है डी विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है,
देन सच दैट, मतलब इस तरह से है ये डी जो है ये कुछ ऐसा है कि डी ए को डिवाइड करता है और डी बी को भी डिवाइड करता है। क्या करता है? डी ए को भी डिवाइड करता है और बी को भी डिवाइड करता है। देन तब जाके हम लोग डी को क्या बोलेंगे? डी इज़ कॉल्ड ए कॉमन डिवाइज़र ऑफ फैक्टर ऑफ ए एंड बी। डी को हम लोग क्या कहेंगे? ए और बी का कॉमन डिवाइज़र, क्योंकि दोनों को ही डिवाइड करता है। ठीक है, अच्छा, तो 3 इज़ ए कॉमन डिवाइज़र ऑफ -6 एंड 12 बिकॉज 3 किसको डिवाइड करता है? 6 को भी डिवाइड करता है। 3 डिवाइड्स -6 एंड 3 ऑल्सो डिवाइड्स 12। 1 इज़ ए कॉमन डिवाइज़र ऑफ एनी टू इंटीजर्स। हमें पता है कि 1 सबका कॉमन डिवाइज़र होता है। ठीक है, तो दैट्स वाई 1 डिवाइड्स ए, 1 डिवाइड्स बी, आप कुछ भी लिख सकते हो किसी भी नंबर के लिए। लेट ए एंड बी बी टू इंटीजर्स एटलीस्ट वन ऑफ विच इज़ नॉन ज़ीरो। सपोज दो इंटीजर है ए और बी और इनमें से कोई एक नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो मतलब नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो से मतलब ज़ीरो के अलावा कोई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ए पॉजिटिव इंटीजर डी इज़ कॉल्ड इट्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। अभी हम लोग आ रहे हैं मतलब GCD के डेफिनेशन में। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? कॉमन डिवाइज़र का डेफिनेशन पढ़ा था। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं GCD का डेफिनेशन, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र का डेफिनेशन। इसमें क्या कहा गया है? अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं ए और बी और इनमें से कोई भी एक अगर नॉन ज़ीरो इंटीजर होता है और अगर आपको एक तीसरा इंटीजर मिलता है डी, ठीक है, तब अब डी को क्या कहेंगे? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कहेंगे। कौन से कंडीशन में? जब डी ए को भी डिवाइड करे और डी बी को भी डिवाइड करे। और साथ ही साथ दूसरा कंडीशन भी है, फॉर सम इंटीजर सी, इफ़ सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स बी देन सी इज़ लेस देन और इक्वल टू डी। मतलब डी के अलावा अगर आपको दूसरा कोई इंटीजर मिल जाए सी जो ए को और बी को डिवाइड करता है। देखिए डी तो डिवाइड करता ही है, लेकिन डी के साथ साथ अगर आपको कोई दूसरा और एक इंटीजर मिल जाए सी, अगर वो भी ए और बी को डिवाइड करे, लेकिन यहाँ पर एक बात है कि सी का जो वैल्यू है वो अगर डी से छोटा हो, तभी जाके आप डी को क्या कहेंगे? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कहेंगे। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, आपके पास दो इंटीजर्स हैं ए और बी, ठीक है, इनमें से कोई भी एक कम से कम क्या होना चाहिए? नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर दोनों मतलब अगर दोनों ज़ीरो हो जाएंगे तब नहीं चलेगा, एटलीस्ट वन क्या होना चाहिए? नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो तब जाके आपको एक तीसरा इंटीजर मिलेगा डी, उसको आप GCD कह सकते हो, ए और बी का GCD कह सकते हो, कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कह सकते हो। शर्त क्या है? शर्त ये है कि डी को क्या करना पड़ेगा? ए को डिवाइड करना पड़ेगा और डी को बी को भी डिवाइड करना पड़ेगा। और साथ में और एक शर्त ये है कि डी के अलावा आपको और दूसरे नंबर्स भी मिलेंगे जो ए और बी दोनों को क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन सी मतलब अगर सपोज उन सब वैल्यूज़ को हम लोग सी पकड़ लेते हैं या फिर कुछ भी और, ठीक है, जैसे कि अपन उसको सी पकड़ा गया है, मतलब डी के अलावा कोई दूसरा नंबर उसको हमने सी से डिनोट किया है, ठीक है। तो ये सी क्या करता है? ए को भी डिवाइड करता है, बी को डिवाइड करता है, लेकिन सी का वैल्यू अगर डी से छोटा रहे तभी जाके हम क्या कहेंगे? डी को ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कहेंगे। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी इज़ डिनोटेड बाय GCD देकर ब्रैकेट में ए और बी, ठीक है। आपको ऐसा GCD ऑफ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट देकर आप अंदर ए कॉमा बी लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 1 ऑफ द foregoing definition 5, D is a positive common divisor of A and B. By condition 2, D is the greatest of all divisors of A and B. देखिए इसको अगर थोड़ा साफ भाषा में आप समझने की कोशिश करें तो इसने क्या कहा है? डेफिनेशन 5 ने कहा है कि जो D है वो A और B का क्या है? एक पॉजिटिव डिवाइज़र है। क्या है? पॉजिटिव कॉमन डिवाइज़र। D इज़ द पॉजिटिव कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी, और साथ ही साथ डी इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल कॉमन डिवाइज़र्स ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी के जितने भी कॉमन डिवाइज़र्स हैं उन सब में डी क्या है? सबसे बड़ा है, ठीक है। इसलिए हम लोग डी को क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। नाम से पता चलता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, मतलब जितने भी कॉमन डिवाइज़र्स हैं 2 नंबर के, इन सभी में सबसे बड़ा है वो। इन सभी में क्या है? सबसे बड़ा है वो। कौन?
ये हमारा डी, जिसे हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कह रहे हैं। इलस्ट्रेशन, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, लेट अस कंसीडर टू इंटीजर्स -12 एंड 18। पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ -12 एंड 18 आर, देखिए -12 और 18 का कितने सारे पॉजिटिव डिवाइज़र निकल सकते हैं, फैक्टर्स करके निकालेंगे हम लोग। जैसे कि 12 का फैक्टर करेंगे तो 1 2 3 4 6 12 ऐसे बहुत सारे नंबर्स आएंगे। इसके बाद 18 का भी आ सकता है, 1 2 3 6 9 18, ठीक है। तो देयरफॉर कॉमन पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ टू नंबर्स आर 1 2 3। इन देखिए इन दोनों में कौन सा चीज़ कॉमन है, 1 2 3 है, 1 2 3 दोनों में कॉमन है। लेकिन आप बता सकते हो कि 1 2 3 में सबसे बड़ा कौन है, और सॉरी यहाँ पर 6 भी है, अच्छा 1 2 3 6 1 2 3 6, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, बता सकते हो क्या 1 2 3 6 में? ऑब्वियसली 6 सबसे बड़ा है, दैट्स वाई। देखिए ये सभी है तो 1 2 3 6 1 2 3 6, ये है तो 12 -12 और 18 का कॉमन डिवाइज़र। लेकिन हमें कौन सा चाहिए, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल कॉमन डिवाइज़र चाहिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कॉमन डिवाइज़र कौन है, 6, तो 6 को कहेंगे हम लोग GCD ऑफ -12 एंड 18, ठीक है। तो इसी तरह से बाकियों का भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, बहुत ही ईजी है। अच्छा, तो अभी चलते हैं हम लोग थ्योरम 4 में। थ्योरम 4 में देखिए कहा गया है, फॉर टू इंटीजर्स a and b at least one of which is non-zero, there exist another two integers x and y such that GCD of a and b is equal to ax plus by। मतलब कोई भी दो इंटीजर के लिए a and b जिनमें से कोई भी एक क्या है, नॉन ज़ीरो है, वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, x और y मिलेगा, जो कि और दो इंटीजर्स हैं। और तब जाके हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि GCD ऑफ ए बी किसके बराबर है, a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई, इसके बराबर है। नेक्स्ट है रिलेटिवली प्राइम इंटीजर। टू इंटीजर्स a एंड b बोथ ऑफ व्हिच आर नॉन ज़ीरो आर कॉल्ड रिलेटिवली प्राइम और म्यूचुअली प्राइम टू ईच अदर इफ़ GCD ऑफ a एंड b इज़ 1। अच्छा, तो दो इंटीजर a एंड b जिसमें दोनों के दोनों क्या है, नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो मतलब उनमें से कोई भी ज़ीरो नहीं है, दोनों के दोनों ज़ीरो के अलावा कुछ दूसरे इंटीजर्स हैं। तो इन दोनों इंटीजर्स a और b को हम लोग रिलेटिवली प्राइम कब कहेंगे, जब उन दोनों का GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कितना होगा, 1 के बराबर होगा। जैसे कि 4 एंड -3 आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर, किस लिए, क्योंकि उनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो कितना है, 1 है। 1 से बड़ा उनका कोई कॉमन डिवाइज़र नहीं है, 1 इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। जब किसी दो इंटीजर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 होगा तब जाके हम लोग उन दोनों इंटीजर्स को कहेंगे रिलेटिवली प्राइम। तो यहाँ पर एक थ्योरम 5 आ रहा है, टू इंटीजर्स a and b both of which are non-zero will be relatively prime to each other if and only if there exist two integers x and y such that ax plus by is equal to 1। तो हमें कहा गया है कि दो इंटीजर्स a और b जिसमें दोनों के दोनों क्या है, नॉन ज़ीरो है, ये दोनों रिलेटिवली प्राइम होंगे। कौन से कंडीशन में, सपोज़ वहाँ पर हमारे पास x और y दो अलग इंटीजर्स है, और अगर हम दिखा पाए कि ax प्लस बी वाई इजिकल टू 1, तब इस कंडीशन में क्या होगा, a और b दोनों रिलेटिवली प्राइम होंगे टू ईच अदर। तो इस चीज़ को हमें क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। हम लोग सबसे पहले कंसीडर करेंगे a और b को। लेट a एंड b भी टू रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स, अगर वो रिलेटिवली प्राइम होंगे तो उनका GCD का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अभी बाई थ्योरम 4 वी कैन फाइंड आउट टू इंटीजर्स x एंड y सच दैट GCD ऑफ a, b इज इक्वल टू x प्लस बी वाई। ये जो पिछला थ्योरम है, थ्योरम 4, इसका स्टेटमेंट देखिए आप, फॉर टू इंटीजर्स a एंड b एटलीस्ट one of which is non-zero there exist two integers x and y such that GCD of a, b is equal to x plus by। अगर a and b दोनों अगर इन दोनों इंटीजर्स हुए और इनमें से अगर कोई भी एक नॉन ज़ीरो हो तो आपको x एंड y दो अलग इंटीजर्स मिलेगा, जिसके लिए आप लिख सकते हो GCD ऑफ a, b इज इक्वल टू x प्लस बी वाई। ये थ्योरम 4 कहता है हमें, ठीक है। तो इसी थ्योरम का यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। हम लोग लिख सकते हैं GCD ऑफ a, b इज इक्वल टू x प्लस बी वाई, ओके। दैट इज़
1 इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई। किस तरह से 1 हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर जी सी डी ऑफ ए कोमा बी ऑलरेडी निकाल के रखा है 1, और यहाँ पर जी सी डी ऑफ ए कोमा बी के जगह हम लोग 1 बिठा देंगे और हमारा कंडीशन मिल चुका है। अभी इसको क्या करेंगे, हम लोग कन्वर्सली करने की कोशिश करेंगे, मतलब उल्टी दिशा से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग इसको पकड़ लेंगे, सपोज़ ये हमारा गिवन है और हम लोग जाएंगे किस में, इसमें। तो हम लोग पहले कंसिडर करेंगे लेट 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई, ऑल्सो लेट जी सी डी ऑफ ए कोमा बी इज़ इक्वल टू डी। सपोज़ हमें ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र पता नहीं है, उसको हम लोग क्या पकड़ेंगे, डी पकड़ेंगे। तो इसका मीनिंग क्या है, जी सी डी ऑफ ए कोमा बी का बी इज इक्वल टू डी का मीनिंग क्या है कि डी ए को भी डिवाइड करता है, डी बी को भी डिवाइड करता है। आपको पता है बिकॉज डी इज़ द कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी। तो इनको कंबाइन करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर डी ए को डिवाइड करता है, डी बी को डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो थियरम 3 का 6 नंबर है, इसमें क्या लिखा है कि अगर ए बी को डिवाइड करता है, ए सी को डिवाइड करता है, तो हम लिख सकते हैं इसको ए डिवाइड बी एक्स प्लस सी वाई। तो उसी का हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, डी डिवाइड्स ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। अभी देखिए हमने ऑलरेडी पकड़ा हुआ है कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू क्या है, 1 है। तो यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, मतलब डी डिवाइड्स 1। दस देखिए डी कब 1 को डिवाइड कर सकता है, ठीक है, डी तभी 1 को डिवाइड कर सकता है जब डी का वैल्यू इधर +1 होगा, -1 होगा। लेकिन यहाँ पर जी सी डी के वक्त, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र के वक्त, डी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, इसलिए हम लोग डी इज इक्वल टू क्या पकड़ेंगे, +1 पकड़ेंगे। तो देयरफॉर इससे क्या प्रमाणित हो जाता है, देखिए यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे डी का वैल्यू हमें मिल चुका है, जी सी डी ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू कितना, 1, ठीक है। तो अगर ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 के बराबर हो गया, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिवली प्राइम इंटीजर ए एंड बी क्या हो जाएंगे, रिलेटिवली प्राइम हो जाएंगे। तो इसके साथ हमारा जो थ्योरम 5 है वो कंप्लीट हो जाता है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट कोरोलरी 1, जो कि थ्योरम 5 का कुछ स्पेशल केसेस है, जिसमें कहा गया है इफ़ जी सी डी ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू डी, देन जी सी डी ऑफ ए बाई डी कोमा बी बाई डी इज इक्वल टू 1। अगर ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र डी होता है, तो ए बाई डी और बी बाई डी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे, हमारे पास क्या है, जी सी डी ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू डी, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है हम लोग क्या कर सकते हैं, बाई थ्योरम 4 हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए कोमा बी। तो जी सी डी ऑफ ए कोमा बी कितना है, डी है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू डी। अभी देखिए हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, ए बाई डी और बी बाई डी। अगर डी ए को देखिए, जब ये कॉमन ये जब इसका जीसीडी हो जाएगा, डी जब ए और बी का जीसीडी हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि जो डी है वो ए को भी डिवाइड करता है और डी बी को भी डिवाइड करता है। नाउ डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी। तो अगर ऐसा होता है तो हमें एक नया नंबर मिलेगा, वो क्या है, ए बाई डी। ए बाई डी का मतलब क्या होता है, ए इज़ डिवाइडेड बाई डी, एंड बी बाई डी का मतलब क्या है, बी इज़ डिवाइडेड बाई डी। ओके, तो इसको पाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमने एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू डी है, उसको हमें बोथ साइड में क्या करना होगा, डी से डिवाइड करना होगा। करने से हमें क्या मिलेगा, ए बाई डी इंटू एक्स प्लस बी बाई डी इंटू एक्स, और डी टी कैंसिल होकर 1 रह जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर इसको कैपिटल ए समझिए और इसको कैपिटल बी समझिए, कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई इज इक्वल टू 1। ये कौन से कंडीशन में होता है ये चीज़, थ्योरम 5 में देखिए हमने देखा था कि जब ए और बी दोनों रिलेटिवली प्राइम होते हैं तभी जाके एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1 मिलता है। तो यहाँ पर हमें वही चीज़ मिला है, ए बाई डी इंटू एक्स, इसको आप कैपिटल ए समझिए, इसको आप कैपिटल बी समझिए, कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई इज इक्वल टू 1। तो दैट मीन्स ए बाई डी और बी बाई डी दोनों क्या है, रिलेटिवली प्राइम है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो दैट्स वाई हम लोग लिख सकते हैं जी सी डी ऑफ ए ऑफ डी और बी ए बाई डी एंड बी बाई डी इज इक्वल टू 1। Corollary 2, if A divides C and B divides C and GCD of A, B is equal to 1, then A into B divides C। अगर A C को डिवाइड करता है, B C को डिवाइड करता है, तो हमें दिखाना है और साथ में ये भी अगर दिया हो कि
ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र इज इक्वल टू 1, देन हमें शो करना है कि ए बी डिवाइड करता है सी को, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है वो लिखेंगे। क्या क्या कंडीशन दिया गया है कि ए डिवाइड सी और बी डिवाइड सी। तो अगर ए सी को डिवाइड करता है तो हम लोग लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू ए आर बाई द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर। इसके बाद आर क्या है, कोई भी एक इंटीजर है, इसको लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू बी एस, जहाँ पर एस कोई दूसरा इंटीजर है। अभी ये भी दिया गया है कि ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कितना है, 1 के बराबर है। अगर किसी भी दो इंटीजर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 के बराबर होता है देन बाय आवर थ्योरम 5 वी कैन राइट एक्स प्लस बी वाई इजिकल टू 1। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, एक्स प्लस बी वाई इजिकल टू 1। अभी दोनों तरफ क्या करेंगे, सी से मल्टीप्लाई करेंगे। सी से मल्टीप्लाई करने से सी ए एक्स प्लस सी बी वाई इजिकल टू सी इंटू 1 सी। अभी देखिए दोनों में सी का जो वैल्यू है वो हमें ऑलरेडी पता है, बी एस बिठा देंगे। दोनों से ए और बी कॉमन बाहर निकाल देंगे तो अंदर बचेगा एस एक्स प्लस आर वाई इजिकल टू सी। तो ये जो चीज़ है इसको आप इस तरह से कल्पना कीजिए, ए इजिकल टू बी सी या फिर बी इजिकल टू ए सी के फॉर्म में। इसको छोड़िए, बी इजिकल टू ए सी के फॉर्म में आप थोड़ा कल्पना कीजिए उसको, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो ये वाला जो चीज़ है ये इसको डिवाइड करता है, हमें पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए एस एक्स प्लस आर वाई जो है वो हमारा कोई इंटीजर है, जैसे कि यहाँ पर सी कोई इंटीजर है उसी तरह से एस एक्स प्लस आर वाई हमारा इंटीजर है। तो इसका मीनिंग है कि ए बी जो है वो सी को डिवाइड करता है। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे ए बी डिवाइड्स सी, जो हमें दिखाना था। अभी नेक्स्ट चलेंगे हम लोग थियोरम 6 में, यूक्लिड्स लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। इसमें क्या इसका स्टेटमेंट क्या है, देखिए, इफ़ ए डिवाइड्स बी सी एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी इज़ 1 देन हमें शो करना है कि ए डिवाइड सी। अगर ए बी सी को डिवाइड करता है और साथ ही साथ अगर ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 है देन हमको दिखाना है कि ए डिवाइड सी। सबसे पहले हमें दिया गया है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1, देन बाय थ्योरम 5 हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1, लिख सकते हैं ना। यहाँ पर हमें थ्योरम 5 में पता है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1। अभी दोनों तरफ सी मल्टीप्लाई करेंगे पहले की तरह ही, तो हो जाएगा सी ए एक्स और सी बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। नाउ ये हमें दिखाना है कि हाँ, ये भी दिया गया है कि ए जो है वो बी सी को डिवाइड करता है, ए डिवाइड्स बी सी, ए डिवाइड्स बी सी। ऑल्सो इट इज़ ऑब्वियस दैट ए डिवाइड्स ए सी। अगर ए बी सी को डिवाइड करता है तो ए क्या करेगा, ए सी को भी डिवाइड करेगा। किस तरह से, क्योंकि दोनों के पास सेम इंटीजर है सी। अगर ए बी सी को डिवाइड करता है तो ए सी को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी को भी डिवाइड कर रहा है, ए सी को भी डिवाइड कर रहा है। तो ये जो हमारा ए सी इंटू एक्स है प्लस बी सी इंटू वाई है इसको भी डिवाइड करेगा। कैसे, अकॉर्डिंग टू द 6th पार्ट ऑफ थ्योरम 3। देखिए इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि ए अगर बी को डिवाइड करता है, ए अगर सी को डिवाइड करता है देन ए बी एक्स प्लस सी वाई को भी डिवाइड करेगा, वायर एक्स एंड वाई आर एनी इंटीजर्स। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, हम देख पा रहे हैं कि ए बी सी को डिवाइड कर रहा है और ए सी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ए किसको जाके डिवाइड करेगा, ए एक्स प्लस बी वाई। आप यहाँ पर ए सी के जगह पर कैपिटल ए समझ लीजिए और बी सी के जगह पर कैपिटल बी समझ लीजिए। तो देखिए ए किसको डिवाइड कर रहा है, कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई, ठीक है। इसको आप ऐसे सोचिए कि ए डिवाइड्स कैपिटल ए, इसको सोचिए ए डिवाइड्स कैपिटल बी। यहाँ पर हम लोग थ्योरम 3 का 6 पार्ट लगाने जा रहे हैं। तो देखिए इसको फिर से देखिए, ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी। तो हमारे यहाँ पर क्या है, ए डिवाइड्स ए कैपिटल ए डिवाइड्स कैपिटल बी। तो आंसर क्या आएगा, आंसर देखिए ए डिवाइड्स बी एक्स प्लस सी वाई। तो हम लोग इसको लिखेंगे ए डिवाइड्स ए एक्स प्लस बी कैपिटल बी वाई, ठीक है, बाय अप्लाइंग थ्योरम 3 पार्ट 6। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि ए डिवाइड्स सी, क्योंकि ए सी एक्स प्लस बी सी वाई का वैल्यू कितना है, सी है, ऑलरेडी हमने लिख के रखा है और यहाँ पर हम लोग इसको बिठा देंगे। तो इसका मीनिंग हुआ कि ए डिवाइड्स सी। नेक्स्ट चलेंगे यूक्लिडियन एल्गोरिथम।
Students have already learned to compute GCD of two or more integers by using their factor. तो हमें GCD निकालना आता है. GCD of two integers can also be computed by use of division algorithm. तो हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए भी क्या कर सकते हैं, GCD निकाल सकते हैं. डिवीजन एल्गोरिथम हमने कहाँ पर किया था, प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था, एक्सरसाइज 3.2 में. तो यहाँ पर भी इसका अप्लाई आ रहा है. यूक्लिडियन एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम GCD निकाल सकते हैं. सपोज देखिए फर्स्ट लेमा, इफ़ A इज इक्वल टू क्यू बी, बी क्यू प्लस आर, एंड GCD ऑफ A एंड B इज इक्वल टू GCD ऑफ B एंड R, देन सॉरी इसमें कहा गया है कि अगर A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, देन A और B का GCD B और R के GCD के बराबर होगा. इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है. तो अभी हम लोग देखेंगे प्रूफ ऑफ यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम. सबसे पहले हम लोग पकड़ेंगे GCD ऑफ A एंड B. हम लोग पकड़ लेंगे कि A और B का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है, D कोई भी एक दूसरा इंटेजर है. तो अगर D A एंड B का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है तो D A को भी डिवाइड करेगा और D B को भी डिवाइड करेगा. ठीक है, अभी चलते हैं हम थ्योरम 3 के 6th पार्ट में, 7th पार्ट में. ये वाला थ्योरम 3 होगा. ठीक है, यहाँ पर बुक में मिस्टेक किया गया है, लेकिन ये वाला थ्योरम 3 होना चाहिए था. तो हम लोग चलेंगे थ्योरम 3 के 7th पार्ट में, यानी लास्ट वाले पार्ट में, जिसमें कहा गया है कि अगर A B को डिवाइड करता है और A C को डिवाइड करता है, देन A किसको डिवाइड करेगा, BX प्लस CY को डिवाइड करेगा. तो यहाँ पर भी सेम है. हम देख पा रहे हैं कि D A को डिवाइड कर रहा है और D B को भी डिवाइड कर रहा है. तो D किसको डिवाइड करेगा, AX प्लस BY को डिवाइड करेगा. लेकिन हमें क्या करना है, हमें दिखाना है कि D R को डिवाइड करता है. तो R को कैसे डिवाइड कर पाएगा, R इज इक्वल टू क्या है, A माइनस बी क्यू. अगर हम लोग X के जगह पर 1 पकड़ लेंगे और Y के जगह पर अगर हमारे पास क्या है, AX प्लस BY है ना. ये जो देखिए थ्योरम में AX प्लस BY, या फिर सोचिए BX प्लस CY, क्योंकि वहाँ पर क्या था, A और B और C था, तो BX प्लस CY, BX प्लस CY. तो B की जगह पे हमने क्या पकड़ लिया है, 1 पकड़ लिया है. सॉरी, X की जगह पर हमने 1 पकड़ लिया है, क्योंकि यहाँ पर A और B है. दैट्स वाई ये लिखने से नहीं चलेगा हमारा. हम क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर A और B है, हम लोग लिखेंगे AX प्लस BY. क्या लिखेंगे, AX प्लस BY लिखेंगे. ओके, तो X की जगह पर क्या बिठाना है, 1, और Y के जगह पर माइनस क्यू. तो क्या मिलेगा हमें, A इंटू 1 माइनस क्यू बी, मतलब A माइनस क्यू बी. A माइनस क्यू बी क्या है, R के बराबर है. दैट मीन्स D डिवाइड्स R. तो इससे ये चीज़ प्रूव हो गया है कि D जो है वो B को भी डिवाइड करता है और D साथ में किसको डिवाइड करता है, R को भी डिवाइड करता है. अभी देखिए इससे ये प्रूफ हो जाता है कि D B का और R का दोनों का क्या है, कॉमन डिवाइज़र है. हम B और R को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर B और R है. ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले हमने लिखा है कि D डिवाइड्स B एंड D ऑल्सो डिवाइड्स R. दैट मीन्स D इज़ कॉमन डिवाइज़र ऑफ B एंड R ऑल्सो. लेकिन हमें ये पता नहीं है कि D जो है वो B एंड R का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है कि नहीं. ये चीज़ हमें नहीं पता अभी तक. D जो है वो A और B का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, लेकिन B और R का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है कि नहीं हमें पता नहीं है. तो हम लोग क्या करते हैं, एक तीसरा इंटीजर पकड़ते हैं C, जो कि B और R का कॉमन डिवाइज़र है. सिर्फ कॉमन डिवाइज़र, नॉट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र. ओके, तो अगर ये B और R का कॉमन डिवाइज़र होगा तो ये B को भी डिवाइड करेगा और साथ में R को भी डिवाइड करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर फिर से क्या होगा, हमारा थ्योरम 3 का 7th पार्ट लगेगा कि क्योंकि C क्या कर रहा है, B को डिवाइड कर रहा है और C R को डिवाइड कर रहा है, तो C किसको डिवाइड करेगा, BX प्लस RY को डिवाइड करेगा. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर X के जगह पर Q पकड़ लेंगे और Y के जगह पे 1, क्योंकि हमें क्या दिखाना है कि C A को डिवाइड करता है. A इज इक्वल टू क्या है, BQ प्लस R. ये कैसे बना पाएंगे हम लोग अगर X को Q पकड़ लेते हैं और Y को 1 पकड़ लेते हैं, तभी जाके क्या होगा, ये जो BX प्लस RY है वो BQ प्लस R बन जाएगा. ठीक है, तो BQ प्लस R बन चुका है. तो डैट मीन्स BQ प्लस R क्या है, A है. तो इसका मतलब है कि C डिवाइड्स A.
तो देखिए यहाँ पर क्या प्रूफ हो गया कि इट इज़ सीन दैट सी इज़ ए कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी। यहाँ से दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर सी जो है हमने लिखा था कि सी इज़ कॉमन डिवाइज़र ऑफ बी एंड आर, मतलब सी डिवाइड्स बी, इसका मतलब क्या है सी डिवाइड्स बी, और हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है कि सी डिवाइड्स ए। तो दोनों को अगर मिलाएंगे तो देखेंगे कि सी इज़ ए कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी। बट हमें पता है कि डी जो है वो ए एंड बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। सी ए और बी का सिर्फ कॉमन डिवाइज़र है, लेकिन हमने ऑलरेडी पहले पकड़ के रखा था कि डी जो है वो ए एंड बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। ठीक है, देयरफॉर सी हमेशा क्या रहेगा, डी से छोटा रहेगा या फिर डी के बराबर रहेगा, लेकिन उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। Thus, D is a common divisor of B and R such that any common divisor C of B and R is less than D। तो इससे ये भी प्रूफ हो जाता है कि D जो है वो B and R का कॉमन डिवाइज़र है, B and R का। यहाँ पर हमने प्रूफ किया है इसको, देखिए D इज़ ए कॉमन डिवाइज़र ऑफ B and R, और साथ ही में ये प्रूफ होता है कि D इज़ द एनी अदर कॉमन डिवाइज़र सपोज C ऑफ बी एंड आर इज़ ऑलवेज लेस देन डी। लेकिन डी के अलावा अगर दूसरा कोई हम लोग कॉमन डिवाइज़र लेंगे, किसका, बी एंड आर का, वो हमेशा क्या रहेगा, डी से छोटा रहेगा। ये जो बात है यहाँ पर कहा है, हमने कैसे कहा कि डी सबसे मतलब बी और आर का सबसे बड़ा कॉमन डिवाइज़र है, और डी के अलावा बाकी जितने भी कॉमन डिवाइज़र रहेंगे सपोज सी ऑफ बी एंड आर, वो हमेशा डी से छोटा रहेगा। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने प्रूफ किया था कि डी इज़ द कॉमन डिवाइज़र ऑफ बी एंड आर। ठीक है, और फिर हमने एज्यूम किया था कि सी इज़ अनदर कॉमन डिवाइज़र ऑफ बी एंड आर। मतलब यहाँ पे हमने पकड़ा हुआ था कि डी भी क्या है, बी एंड आर का कॉमन डिवाइज़र है, सी भी बी एंड आर का कॉमन डिवाइज़र। लेकिन लास्ट में जाके देखिए यहाँ पर क्या प्रूफ हुआ कि सी डी से छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी के अलावा जितने भी कॉमन डिवाइज़र आएंगे वो क्या होंगे, डी से छोटे रहेंगे, यानी सी डी से छोटा रहेगा। तो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी, यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि डी जो है, इतना समय से हम लोग पकड़ रहे थे कि डी बी एंड आर का कॉमन डिवाइज़र है, लेकिन अब जाके प्रूफ हो गया कि डी बी एंड आर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। तो दैट्स वाई वर्ड में हम लोग लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ बी एंड आर। लेकिन सबसे पहले हमने जो एज्यूम किया था कि डी क्या है, जी सी डी ऑफ ए एंड बी, तो दैट्स वाई यहाँ पर डी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी सी डी ऑफ ए एंड बी, और ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। हैंस यही चीज़ तो हमें प्रूफ करना था। इसके साथ हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रूफ ख़त्म होता है। यहाँ पर देखिए इलस्ट्रेशन दिया गया है, कुछ उदाहरण दिया गया है। अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम ऑन ए इज इक्वल टू 57 एंड बी इज इक्वल टू 12, वी हैव 57 इज इक्वल टू 12 इंटू 4 प्लस 9, मतलब 12 से 57 को डिवाइड किया गया है, और डिवाइड करने के बाद डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये जो बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये चीज़ हमें मिला। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्यू इज इक्वल टू कितना है, 4, आर इज इक्वल टू 9 है। नाउ जी सी डी ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जी सी डी इज इक्वल टू, ए और बी क्या है यहाँ पर, ए है हमारा 57 और बी है 12। तो 57 और 12 का अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हम लोग करके देखेंगे अगर फैक्टराइज के ज़रिए, तो कितना आएगा, 3 आएगा। और फिर से बी और आर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 12 और 9 का करके देखेंगे तो 3 आएगा। दैट मीन्स क्या हो गया, इससे प्रूफ हो गया कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ बी एंड आर। नेक्स्ट चलेंगे हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में, यानी एलसीएम में। एलसीएम क्या चीज़ होता है, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फॉर टू नॉन ज़ीरो इंटीजर्स ए एंड बी इज़ द पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट, मतलब अगर आपको कोई दो नॉन ज़ीरो इंटीजर्स दिया जाए, जिससे कि सपोज़ ए एंड बी, तो उसका जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा एम, वो किस तरह से होगा, कंडीशन क्या है कि ए डिवाइड्स एम, ए को क्या करना पड़ेगा, एम को डिवाइड करना पड़ेगा, एंड बी डिवाइड्स एम, बी को भी क्या करना पड़ेगा, एम को डिवाइड करना पड़ेगा। मीन्स एम इज़ डिविजिबल बाई ए एंड एम इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई बी। दूसरा कंडीशन ये है कि फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर सी,
सपोज़ कोई दूसरा इंटीजर है सी, उसके लिए ए डिवाइड सी, ए को क्या करना पड़ेगा, सी को भी डिवाइड करना पड़ेगा, एंड बी को क्या करना पड़ेगा, सी को डिवाइड करना पड़ेगा। देन एम जो होगा, और इसके बाद अगर एम जो है वो अगर उस सी से छोटा रहे या फिर उस सी के बराबर रहे, तब जाके हम कहेंगे कि एम इज़ द एलसीएम। तो मैं आपको ये वापस समझा के देता हूँ कि किस तरह से हुआ है। हमारे पास दो इंटीजर्स है ए एंड बी, और दूसरा एक इंटीजर ए एम, और हमें दिखाना है कि m जो है वो a और b का LCM है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, GCD का उल्टा। ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि m को क्या करना पड़ेगा, a को क्या करना पड़ेगा, m को डिवाइड करना पड़ेगा, और b को क्या करना पड़ेगा, m को डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो हो गया। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि यहाँ पर m के अलावा दूसरा एक इंटीजर c रहेगा, a उसको डिवाइड करेगा, b इसको डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद अगर मतलब a से c डिवाइड होगा, b से भी c डिवाइड होना चाहिए। जिस तरह से a से m डिवाइड हुआ था, b से m डिवाइड हुआ था, उसी तरह से अगर a से अगर c डिवाइड होता है और b से भी अगर c डिवाइड होता है, और लास्ट में जाके अगर हम लोग देखते हैं कि m जो है वो c से छोटा है या फिर c के बराबर है, तभी जाके कहेंगे कि है m क्या होगा, हमारा a और b का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। फिर से और एक बार बताता हूँ, हमारे पास दो इंटीजर्स हैं a एंड b, और m एक इंटीजर है दूसरा, और हमें प्रूफ करना है कि m जो है a और b का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। उसके लिए हमें क्या क्या दिखाना रिक्वायरमेंट रहेगा, हमें दिखाना होगा कि a m को डिवाइड करता है, b m को डिवाइड करता है। चलो हो गया। नेक्स्ट, m के अलावा दूसरा एक अगर कोई इंटीजर रहता है c, और अगर a c को डिवाइड करता है, b c को डिवाइड करता है, और लास्ट में जाके अगर हम लोग दिखा पाते हैं कि ये जो c है ये m से बड़ा है, यानी m c से छोटा है या फिर c के बराबर है, तभी जाके हम कहेंगे कि m इज़ द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b। इसका एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पर। लेट अस कंसीडर a इज इक्वल टू -12। हम लोग कंसीडर करेंगे कि a का वैल्यू कितना है, -12 के बराबर है, और b इज इक्वल टू 30। तो पॉजिटिव मल्टीपल 12 का पॉजिटिव मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, मल्टीपल यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, पहले हम लोग बात कर रहे थे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र के बारे में, बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में। मल्टीपल तो मल्टीपल जैसे कि 1 1 ज़ा 1 1 2 ज़ा 2 1 3 ज़ा 3, इस तरह से मल्टीप्लाई होता हुआ जाएगा। पहले हम लोग क्या निकाल रहे थे, फैक्टर्स निकाल रहे थे, लेकिन अभी हम लोग मल्टीपल्स निकालेंगे। 12 का कितना पॉजिटिव मल्टीपल्स हो सकता है, बहुत सारे, तो उनमें से कुछ लेंगे हम। 12 1 से 12, 2 से 24, 12 से 96, 4 12 से 48, इस तरह से हम लोग जाएंगे आगे की तरफ। 30 का भी मल्टीपल्स रहेगा। नाउ कॉमन मल्टीपल्स, 12 और 30 का कॉमन मल्टीपल कौन सा है, जैसे कि दोनों में दिख रहा है 60 है, दोनों में 120 है, दोनों में 180 है। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हुए जाएंगे, और भी बहुत सारे मिलेंगे। तो द लोएस्ट ऑफ दिस कॉमन मल्टीपल, इनमें से सबसे छोटा मल्टीपल हमें कौन सा दिख रहा है, देखिए 60 है ना, 60 इज़ द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 30, दैट्स वाई हमारा जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 60 होगा। नेक्स्ट, थियरम 8, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, सपोज आपके पास दो इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, हमें दिखाना है उनके लिए GCD ऑफ a एंड b इंटू LCM ऑफ a एंड b इज इक्वल टू a इंटू b, मतलब a और b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र इंटू a एंड b का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल किसके बराबर है, उन दोनों इंटीजर्स के प्रोडक्ट के बराबर है। यानी आपको दिखाना है कि LCM इंटू GCD इज इक्वल टू AB।
ये GCD क्या है? GCD असल में HCF के बराबर है। HCF क्या चीज़ है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को यहाँ पर GCD कहा गया है। ये जो रिलेशन है आपको जनरल मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएगा, जिसमें मिला है आपको LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। यही चीज़ हमको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। तो हम लोग पकड़ेंगे कि सबसे पहले GCD ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ A एंड B इज इक्वल टू D। तो इसका मतलब क्या है कि D A को डिवाइड करता है, D B को भी डिवाइड करता है। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग A को लिख सकते हैं A इज इक्वल टू डी आर फॉर सम इंटेजर R, एंड B को लिख सकते हैं B इज इक्वल टू DS। कैसे लिखा हमने? बाय यूजिंग डिविजिबिलिटी ऑफ इंटेजर। सबसे पहला जो टॉपिक था उसमें ये वाला लिखा गया था। तो नाउ लेट अस टेक M इज इक्वल टू AB बाई D। अगर हमें किसके बराबर दिखाना है? AB के बराबर दिखाना है ना। तो हम लोग पकड़ लेंगे कि M कोई एक इंटेजर है और वो किसके बराबर है? AB बाई डी। AB को अगर D से डिवाइड किया जाए तो वो उसके बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? A के जगह पर A का जो वैल्यू है D इंटू आर वो लिख सकते हैं, और डी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? RB। ठीक है। और फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं? B का A का वैल्यू ना बिठाते हुए B का वैल्यू बिठा सकते हैं। B का वैल्यू क्या है? DS। डी कैंसिल हो जाएगा, AS हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? M इज़ ए कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B। देखिए M इजिकल टू क्या लिखा मैंने? R इंटू बी, और M इजिकल टू फिर से क्या लिखा? A इंटू एस। मतलब M जो है वो A का भी मल्टीपल है, ठीक है, और B का भी मल्टीपल है। तो इसका मतलब इन दोनों से हमें क्या पता चला कि M जो है वो B का भी मल्टीपल है और A का भी मल्टीपल है। दैट मीन्स M इज़ द मल्टीपल ऑफ कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B। मल्टीपल का मतलब क्या है? देखिए जैसे कि यहाँ पर 12 था, 12 टू 24, 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 12। तो 24 को हम लोग क्या कहेंगे? 12 का मल्टीपल। इसी तरह से देखिए M इज इक्वल टू B इंटू समथिंग, सम इंटेजर R। तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि M इज़ द मल्टीपल ऑफ B। जिस तरह से यहाँ पर देखिए 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 12 था, 2 इज़ एनी इंटेजर, तो हमने क्या कहा कि 24 12 का मल्टीपल है। इसी तरह से M जो है वो B का मल्टीपल है, और फिर से M A का मल्टीपल है। अच्छा ठीक है, ये वाला चीज़ हमने कैसे लिखा? क्योंकि A D को डिवाइड D A को डिवाइड करता है, D B को भी डिवाइड करता है। तो अगर D A को और B को डिवाइड करता है तो A और B का जो प्रोडक्ट होगा उसको भी क्या करेगा? D डिवाइड करेगा, और उसको हमने किसके बराबर, उसका जो रिजल्ट निकलेगा उसको हमने किसके बराबर पकड़ लिया? M के बराबर पकड़ लिया। यहाँ तक क्या चीज़ प्रूफ हो चुका है कि M A और B का कॉमन मल्टीपल है, लेकिन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल प्रूफ कर पाना अभी भी बाकी है। लेट्स C बी अनदर पॉजिटिव इंटीजर व्हिच इज़ ए कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B। हम लोग अभी अज्यूम करेंगे कि C कोई दूसरा एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि A और B का कॉमन मल्टीपल है। दैट मीन्स A डिवाइड C और B डिवाइड C। इसको करने के बाद हम लोग जैसे कि यहाँ पर M R B एंड A का कॉमन मल्टीपल था, तो M को हमने क्या लिखा था? RB, और M को यहाँ पर AS। उसी तरह से यहाँ पर C जो है वो A एंड B का क्या है? A एंड B का कॉमन मल्टीपल है। तो दैट्स वाई हम लोग C को क्या लिख सकते हैं? A इंटू सम इंटेजर U, एंड यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? C को C इज इक्वल टू B इंटू V। V क्या है? कोई दूसरा इंटेजर है, ठीक है। बट D इज इक्वल टू GCD ऑफ A एंड B। हमने शुरुआत में पकड़ा हुआ था कि D जो है वो A एंड B का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, और अगर ऐसा होता है तो उसको हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं? बाय थ्योरम 4। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 4 हम उसको AX प्लस BY के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इसको लिख देंगे इक्वल टू AX प्लस BY, ठीक है। अभी क्योंकि M A और B का कॉमन मल्टीपल है, और साथ ही साथ C भी A और B का कॉमन मल्टीपल है, दैट्स वाई M क्या कर सकता है? C को डिवाइड कर सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? C बाई B, क्योंकि M क्या कर सकता है? C को डिवाइड कर सकता है।
क्योंकि सेम चीज़ के वो क्या है, मल्टीपल्स है। सी को ऊपर रखेंगे और एम का वैल्यू जो है ए वी बाई डी उसको यहाँ पर लिखेंगे, तो डी ऊपर चला जाएगा। आपको पता ही है डिवाइड में क्या होता है। अभी डी का वैल्यू हमने पकड़ा हुआ है एक्स प्लस बी वाई, वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो अभी सी ए एक्स, यहाँ पर और एक लाइन आएगा सी ए एक्स और उससे ए बी डिवाइड होगा प्लस सी बी वाई डिवाइडेड बाई ए बी कैंसिल चला जाएगा, तो बचेगा क्या, ये चीज़ बचेगा। तो सी बाई बी इंटू एक्स, सी बाई बी देखिए यहाँ पर देखिए सी इज इक्वल टू बी वी, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू सी बाई बी। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे वी, और इसी तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं यू। तो देखिए किसके फॉर्म में आया है, वी एक्स बस प्लस यू वाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम सी को क्या कर सकता है, डिवाइड करता है। एम सी को क्या करता है, डिवाइड करता है। ये चीज़ हमें कहाँ से पता चला, हम कैसे बोल सकते हैं कि एम सी को डिवाइड कर देता है। हमने यहाँ पर ट्राई किया था और ट्राई करने के बाद हमें यहाँ पर उसका फुलफिलमेंट रिजल्ट मिल गया है कि एम सच्ची में सी को डिवाइड करता है। अभी ये बात प्रूफ हो चुका है कि एम सी को डिवाइड करता है। एम एंड सी बोथ आर कॉमन पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ ए एंड बी, और साथ ही साथ हमने देखा कि एम डिवाइड्स सी, दैट इज़ एम इज़ लेस देन और इक्वल टू सी। कैसे बताएंगे लेस देन और इक्वल टू सी, इसके लिए हमें देखना होगा थ्योरम 3 को। ये देखिए थ्योरम 3 का जो 6 पॉइंट है उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर ए बी को डिवाइड करता है तो ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, बी से लेस देन और इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एम सी को डिवाइड करता है तो एम का वैल्यू क्या होना चाहिए, सी से लेस देन और इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स सी जो है वो एम से छोटा है। तो देयरफॉर ए और बी का एलसीएम क्या होगा, सॉरी सी छोटा नहीं है, एम जो है वो सी से छोटा है, ठीक है। एम इज़ लेस देन सी, दैट्स वाई एम क्या होगा, बाय द डेफिनेशन, दिस डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ऑफ एलसीएम, एम हो जाएगा ए और बी का एलसीएम। अभी एम का वैल्यू क्या है देखिए, ए वी बाई डी, ए वी बाई डी लिखेंगे, डी इज़ नथिंग बट जी सी डी ऑफ ए एंड बी, यहाँ पर लिख देंगे। फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जी सी डी ऑफ ए बी इंटू जी सी एल सी एम ऑफ ए बी, और यहाँ पे बचा रहेगा ए इंटू बी। और इसके साथ ये प्रूफ हो जाता है थ्योरम 8 का कंप्लीट।